ऐसे ही प्रयोग डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी ने जो शास्त्र परंपरा में जो बहुत सारे अज्ञान थे, शास्त्र परंपरा में जो विषय हमें ज्ञात नहीं हुए थे, उस तरह के विषयों को प्रयोग से उन्होंने लेके आया और प्रयोग में भी प्रयोग को भी परिष्कृत करवाया। तो इस तरह परस्पर परिपोषण करने का एक प्रयास होना चाहिए। और अभिज्ञान शाकुंतल का प्रयोग में हिंदी का अवतरण का मैंने देखा, कुछ भागों को मैं ऑनलाइन में देख पाया। हमारे डॉक्टर विनय और उनके परिवार सभी बहुत एक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे इस नाट्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र को एक विशिष्ट स्थान देने का जो संकल्प आचार्य रामधारी त्रिपाठी जी ने किया था, आज इस परिसर के निदेशक आचार्य रमाकांत पांडे जी का नेतृत्व में प्रायः ये कार्य सफल हो रहा है। आने वाले दिनों में और विस्तार होगा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर एक केंद्र बनेगा, ये आशा करते हुए फिर एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए माननीय निदेशक महोदय को और आप सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी में इतनी योग्यता है कि वो सारे भारत में जो 13 परिसर हैं उनमें निरंतर चलने वाली गतिविधियों में निरंतर उपस्थित रह सकते हैं, सब में एक साथ भी उपस्थित रह सकते हैं और सारे भारत में अन्यत्र कहीं जो गतिविधियां चल रही हैं जहां उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति अपेक्षित है वहां तो उपस्थित हो ही जाते हैं। यह अद्भुत क्षमता उनमें है। रमाकांत जी में भी उस प्रकार की क्षमता है। तो मैं तो कार्यशाला में बताता ही रहा हूं कि नाटक जब होते हैं तो नायक नायिका मंच पर उपस्थित रहने चाहिए, पर ऐसे भी नाटक लिखे हैं महान नाटककारों ने जिसमें कि नायक और नायिका अत्यंत मंच पर उपस्थित नहीं रहते हैं, उनकी उपस्थिति हम हमेशा अनुभव करते हैं, हर क्षण अनुभव करते हैं। तो कुलपति ऐसे ही होने चाहिए जिनकी उपस्थिति हमेशा हम अनुभव करते हैं और सब उनके अधिष्ठातृत्व में होता है। आदरणीय राजीव वर्मा जी जो हमारे जाने माने कलाकार हैं, अभिनेता हैं, वर्षों से हम उनको देखते आ रहे हैं, अन्य माध्यमों में देखते आ रहे हैं और मंच पर देखते आ रहे हैं। रमाकांत जी इस परिसर के कर्मठ सुयोग्य निदेशक, पूजा जी जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की निदेशक हैं अकादमिक प्रकोष्ठ की, सुज्ञान कुमार मोहंती जी जिन्होंने बहुत दक्षता से इसका सारा कार्य संभाला इस कार्यशाला का, और कल्याणी जी, अच्छा ठीक है, और मेरे सामने बैठे हुए सभी इस परिसर के सम्मान्य प्राध्यापक बंधुजन, इस कार्यशाला में आए हुए विशेषज्ञ, विशेष रूप से आदरणीय डॉक्टर जयश्री राजगोपालन और ऐश्वर्या हरीश। ये तो बहुत छोटी सी ही देखा है, जब बहुत पहले हम बुलाते थे मैडम को सागर में, तब भी मैडम के साथ आती थी। उस समय भी कितना सुंदर ये मैडम जो कुछ कहती थी उन पर, उस समय स्कूल में थी जब पहली बार बुलाया था इनको, और इनके हमने यूजीसी की जो ज्ञान दर्शन के लिए पूरी योजना थी वो हो ही नहीं सकती थी। हमने तो थ्योरी पर लेक्चर उसमें कर दिए नाट्यशास्त्र पर, और फिर मैडम को बुलाया और इनके कारण वो सब संभव हो सका। तो तब से डॉक्टर जयश्री राजगोपालन की हमारे ऊपर कृपा रही है कि जब हम उनका स्मरण करते हैं तो आ जाती हैं, और इतना सहयोग, इतनी बड़ी कलाकार हैं और गुरु हैं, उनकी अपनी एकेडमी है, लेकिन वो हम लोगों पर इतना स्नेह रखती हैं और आ जाती हैं। और प्रसाद भेड़े जी, चन्नबसवेश्वर हिरेमठ और सभी नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के सुयोग्य अध्यापक गण, अनुदेशक गण, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया इस नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र और नाट्यशास्त्र विभाग को खड़ा करने में। इसकी स्थापना हुई है और इसने अपने आप को प्रमाणित किया सारे देश में, सारे भारत में, तो सब बधाई के पात्र हैं। 5वीं बार मैंने कार्यशाला आयोजित की नाट्यशास्त्र पर। शिमला में आयोजित की थी भारतीय
अध्ययन संस्थान में, फिर पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूट में आयोजित की थी, फिर ऑनलाइन आयोजित की और जोधपुर में आयोजित की, और ये 5वीं। हर बार मैं कुछ न कुछ सीखता गया हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन इस कार्यशाला से मुझे बहुत कुछ मिला और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जितना संतोष और आनंद मुझे इस कार्यशाला में प्राप्त हुआ वो पिछली 4 कार्यशालाओं के से भी बहुत अधिक था। और इसका एक कारण है, यद्यपि बहुत अच्छे प्रतिभागी आते रहे हमेशा और संस्कृत के लोग कम आए, उनको आवश्यकता भी इतनी नहीं थी कदाचित। सिनेमा के लोग, रंगमंच के लोग, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के लोग, विज्ञान के लोग भी ज़्यादा आए। जो ऑनलाइन कार्यशाला मैंने की थी उसमें तो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग विभाग के लोग आए, दूसरे विषयों के लोग अधिक आए नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए। वो सभी बहुत रुचि लेते थे, समझना चाहते थे। और मेरी जो जिद थी कि मैं संस्कृत मूल पहले रखूंगा सामने, क्योंकि मुझे उससे सहारा मिलता है और मैं उससे सीखता हूँ। और उसके बाद जो अंग्रेजी के हैं उनके लिए अंग्रेजी में, और जो हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी में उसका बताता चलूँगा। तो सभी ने मूल तक जाना चाहा और सभी ने इस बात को मैं समझता हूँ कि सराहना की कि मूल पाठ नाट्यशास्त्र का उनके सामने रख करके पढ़ाया जा रहा है। ये तो नाटक वाले स्वयं जानते हैं कि नाटक किसी भी भाषा में किया जाए, वो जो भाषा दर्शक की, उस भाषा में वो उस तक पहुंच जाता है। चंद्र स्वामी जी कर रहे थे, कितना बढ़िया कर रहे थे कन्नड़ में चेखोव की कहानी पर, तो बढ़िया कन्नड़ बोल रहे थे। हम तो उसको हिंदी में अपने मन में सब समझते जा रहे थे कि क्या हो रहा है, वकील क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कैसे वो चला गया 15 साल के लिए एक अकेले कमरे में रहने के लिए। तो ये सब भाषा की बाधा टूट जाती है। नाट्यशास्त्र हमको यही बताता है, इसलिए संस्कृत से नहीं डरना चाहिए। मेरे पास जितने भी अन्य विषयों के लोग आते रहे हैं, नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए मेरे पास वैसे भी आते रहे। कोई भरतनाट्यम की आ गई कभी, यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो बहुत हस्ती हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की निदेशक हैं, विदेशों में बहुत अपने ट्रूप लेकर के जाती हैं। यहाँ भारंगम में नाटक लेकर के आती हैं रुबना मरियम अपने। तो वो तो उन्होंने नाट्यशास्त्र पढ़ने के लिए बीए में एडमिशन लिया हमारी यूनिवर्सिटी में, जबकि वो रंगकर्मी के रूप में अच्छी जानी मानी थी वहाँ। तो वो 50 साल की उनकी उम्र हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि कैसे पढ़ सकती हूँ। तो भारत आने के लिए उन्होंने कोई स्कॉलरशिप ली। स्कॉलरशिप में शर्त थी कि आप कहीं कहीं एडमिशन लीजिए, और सिर्फ उनकी डिग्री में स्कूल इंटरमीडिएट तक पास ही था, बाद में वो कलाकार हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है बीए में ही एडमिशन ले लूँगी, लेकिन जो नाट्यशास्त्र पढ़ा सकते हैं उनके पास जा करके पढ़ूंगी। तो पता करते हुए कहीं से वो कमलेश्वर त्रिपाठी तक के पास गई, उनका कि वहाँ चली जाओ। तो सागर में शायद राधा वल्लभ जी पढ़ा सकते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर से टॉप किया हालांकि उन्होंने फाइनल में, और फिर एमए भी किया यहाँ रह करके। अब तो यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी पूरी, उसकी संस्थापक है। जो भी आए वो संस्कृत माध्यम, संस्कृत मूल करके पढ़ते रहे। मुझे प्रसन्नता है कि छात्र यहाँ अन्य संस्थाओं के आए, उन्होंने बहुत रुचि लेकर के पढ़ा। और जिस तरह के प्रतिभागी इस कार्यशाला में मिले मुझे, उनसे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से वो जुड़े और जितनी उत्सुकता से उन्होंने, जिज्ञासा के भाव से उन्होंने सीखा पढ़ा, उससे मुझे बहुत अधिक अच्छा लगा। और जो मैंने कल 27वां अध्याय पढ़ाते समय कहा था कि एक देवी सिद्धि होती है, एक मानुषी सिद्धि होती है। तो नाटक देखते समय जब दर्शक ही अपने आप को समझकर देखता रहता है, अभिनेता अपने आप को अभिनेता मानकर अभिनय करता रहता है, तो मानुषी सिद्धि होती है। लेकिन जब दोनों ही दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, उसके भाव संसार में चले जाते हैं, उस कृति से जुड़ जाते हैं जो खेली जा रही है, तो देवी सिद्धि होती है। तो इसमें देवी सिद्धि हुई इस पूरी कार्यशाला में नाट्यशास्त्र का अध्यापन करते हुए। इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैसा पूजा जी ने बताया कि लखनऊ के लिए यह कार्यशाला मंजूर की गई थी और मैंने नहीं प्रस्ताव किया था। नाट्यशास्त्र पर कार्यशालाएं मैं करता रहा हूँ और मुझे खुशी होती है, लेकिन ये गौरव पांडे हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, तो इन्होंने बार बार मुझसे कहा कि आप लखनऊ में कर दीजिए। मैंने कहा मैं 10 दिन बाहर इतनी दूर नहीं रह सकता, मेरी ऐसी स्थिति अब नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग सब करा लेंगे, आप कुछ नहीं करना है, फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए। वहाँ जाकर के पूजा जी से मेरा परिचय है। ये लखनऊ में थी उस समय, लखनऊ केंद्र देख रही थी। तो ले वो मैंने जो कुछ उन्होंने भेजा, मैंने उसको जहाँ था वो दस्तखत किए, वही ले गए। उन्होंने कुछ दिन बाद खबर किया कि वो मंजूर हो गई है।
ये 4 साल पहले की बात है। तब तक कोरोना काल आ गया उसके बाद, और मुझे लगा कि अच्छा है, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। और तब तक पूजा जी भी वहाँ से दिल्ली चली गई। तो ये गौरव थे इनके कारण। और मुझे एक आकर्षण था कि वहाँ शबीहुल हसनैन शास्त्री, उनने कहा था कि राधा वल्लभ जी आएंगे तो मैं उनसे फिर नाट्यशास्त्र पढ़ लूंगा। और नवजीवन रस्तोगी, वो भी यही कहते थे कि राधा वल्लभ जी आएंगे तो मैं उनके व्याख्यानों में बैठूंगा जा करके। इन दो लोगों के कारण मैं किसी तरह चला भी जाता, लेकिन अब ये भी वहाँ से चले गए जिन्होंने उपक्रम किया था। शबीहुल हसनैन शास्त्री तो बहुत बड़े पद पर, जो हाईकोर्ट के प्रमुख जस्टिस वहाँ हुआ करते थे, वो चले गए। तो फिर और मैंने समझा कि अब ये होगी नहीं। ये तो सच्चिदानंद मिश्र जी थे, वो कहाँ मिल गए जयपुर में किसी प्रोग्राम में। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो पिछले सारा रिकॉर्ड निकलवा के उन्होंने देखा कि कौन कौन से प्रोग्राम छूट गए, तो उन्होंने देखा कि कार्यशाला मंजूर थी और इसको राधा वल्लभ त्रिपाठी के नाम से ये है। तो उन्होंने कहा कि सर वो कराना है आपको। मैंने कहा अब लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा, और यहाँ भोपाल में तो ये नाट्यशास्त्र केंद्र बन रहा है, इतना अच्छा परिसर है, यहाँ उसको ये कर दीजिए। बहुत उदार व्यक्ति हैं वो, और सारी जो कुछ औपचारिकताएं हैं उनको सब कर करा के उन्होंने इसको यहाँ भोपाल परिसर को नाट्यशाला स्वीकृत की, और ये बहुत अच्छी तरह से कार्यशाला हुई। रमाकांत जी को इस बात का श्रेय जाता है कि इन्होंने इस परिसर को बड़ी गरिमा प्रदान की है। अपनी सारी क्षमता शक्तियों का उपयोग करते हुए अनेक नए उपक्रम इन्होंने किए इस परिसर में। और नाट्यशास्त्र केंद्र फिर से जैसे कि वो फिनिक्स पक्षी पुनरुज्जीवित होता है, उस तरह से 2-3-4 साल में यहाँ फिर से पुनरुज्जीवित हुआ और उठ खड़ा हुआ। और कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरह से इतना संपन्न विभाग बन जाएगा। अब तो ये अनोखी, कुछ दिनों में संसार में अनोखी चीज होगी, ये जो नाट्यशास्त्र विभाग और नाट्यशास्त्र केंद्र यहाँ बना है। जैसे हम लोगों का स्वप्न है, यदि वो रमाकांत जी उसको चरितार्थ करने के लिए लगे रहे। ये मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई केंद्र फिर नहीं आपको मिलेगा जो यहाँ नाट्यशास्त्र, जो हम लोगों की परिकल्पना है। ये अनूठी देन जो भारत की है नाट्यशास्त्र की विद्या, उसको दुनिया यहाँ आकर के देखे, ये हम लोग चाहते हैं। और इस तरह की यहाँ बन सकती है। हमारे कुलपति जी ने बड़ी रुचि ली और उन्होंने समझा इस चीज़ को कि ये क्या सोच कर के बनाया गया था, ये टूट गया है, इसको फिर से खड़ा किया जाए। और इतने अच्छे अच्छे लोग फिर आ गए यहाँ पर, और अच्छे कलाकार यहाँ पर, अच्छे अध्यापक नाट्यशास्त्र के यहाँ आ गए। अब पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर तक चल रहे हैं, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस तरह की कार्यशालाएं और भी होती रहेंगी। रमाकांत जी बहुत सारी बातें उनके मन में हैं, बहुत सारी योजनाएं उनके मन में हैं। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है जो कला जगत से, रंगमंच से जुड़े रहे हैं, पारंपरिक रुचि रखते हैं, नाट्यशास्त्र में जो रुचि रखते हैं। यह हमारी विद्या है और इसका यहाँ पत्ती फूलती रहे। सरस्वती यहाँ प्रसन्न है इस समय। भगवान शिव शायद हंस रहे हैं यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको देख करके, क्योंकि नाट्यशास्त्र हमें यही मिला कि देवता वहीं रहते हैं जहाँ की कला की उपासना, और कहाँ रहते हैं मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन जहाँ साहित्य की साधना है, कला की उपासना है, वहाँ देवता मुस्कुराते हैं। जैसे भरत मुनि अपने नाटक लेकर के जाते हैं शंकर के सामने, तो खुश होकर के कहते हैं बहुत अच्छा किया है और इसमें ये और जोड़ो, ये और जोड़ो। तो ये सब देवता देख रहे हैं। नाट्यशास्त्र हमको यही बताता है कि हम अकेले नहीं हैं संसार में, इस पूरी कायनात में देवता हमको देख रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े नाट्य निर्देशकों ने साधना की। कमल वशिष्ठ की मुझे हमेशा याद आती है, वो कितनी रुचि रखते थे और कितना चाहते थे कि इस परिसर में इस प्रकार की गतिविधियाँ होती रहें। तो वो बहुत प्रसन्न होंगे ये देख करके कि जो बीज वपन वो कर गए थे वो यहाँ अंकुरित हुए, वृक्ष बन रहे हैं। 2011 में पणिक्कर जी को हमने बुलाया था नाट्यशास्त्र केंद्र का उद्घाटन करने के लिए। और फिर यहाँ अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव 2 बार तो भोपाल परिसर में ही हुआ है, भारत भवन में किया था आयोजन उसका, और अन्य नगरों में भी हुआ। तो पहले अखिल भारतीय संस्कृत नाट्य महोत्सव में पणिक्कर जी भी आए थे, कलिवेशम उनका हुआ और उद्घाटन नाट्यशास्त्र केंद्र का उन्होंने किया। तो मुझे याद है कि यहाँ बैठे हुए थे इसी मंच पर और उनसे कहा कि आपको दीप जलाना है, तो वो उस तरफ बढ़े और फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि आर वी वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ये उनका वाक्य मुझे हमेशा याद आता है।
कि क्या हम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का निर्देशक और नटशास्त्र को हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि अभिनेता जब मंच पर बढ़ेगा तो पूर्व दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए, ये भरत मुनि ने कहा है। तो मैंने उनसे कहा कि भरत मुनि ने उसकी आगे ये भी कहा है कि अभिनेता जिस किसी भी दिशा में मंच पर दर्शकों के सामने मुंह रखकर आगे बढ़ता है हमेशा पूर्व दिशा ही होती है। सूरज चाहे जिधर उगे, उसका सूरज तो वहीं उगेगा जहां वो आगे बढ़ रहा है। तो ये हमने अपना सूरज यहाँ उगाया। यह सूर्योदय का समय है इस नाट्यशास्त्र केंद्र का, और बहुत अद्भुत बातें हुई इस नाट्यशास्त्र कार्यशाला में। भरत रत्न भार्गव जी ने, कितनी पकी हुई उम्र के वो व्यक्ति हैं, परिणत प्रज्ञ जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, रंग ऋषि उनको कहा टीकम जोशी ने, हमने ठीक ही कहा। तो बड़ी बड़ी उनकी साधना है रंगमंच पर भी, और बड़ा चिंतन है, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो याद रखना चाहिए कि हमने शुरुआत ही की है, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार जिस तरह से नाटक में अभिनय होना चाहिए वो भी हमको सीखना है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हमने वास्तव में प्राप्त नहीं की है। और यह आज जो आपने देखा उससे तो आपको और भी लगना चाहिए कि धनुष रावण और उठाएंगे, बाणासुर उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे। ये दिखा दिया इन लोगों ने कि पुष्प वाटिका का प्रसंग, राम और सीता को देख रहे हैं तो कैसे नाटक उस पर होगा, और रावण और बाणासुर यदि उठाने का प्रयास कर रहे हैं धनुष, तो वो प्रयास सात्विक अभिनय में ऐसे होना चाहिए। केवल संवाद जोशीले बोल देने से तो वाचिक अभिनय तो हो सकता है, लेकिन सात्विक और आंगिक अभिनय नहीं हो सकता। तो वो मैं करके नहीं बता सकता। मैं संस्कृत का प्रोफेसर रहा और नाट्यशास्त्र कुछ कुछ पढ़ करके समझ करके बता सकता हूँ। तो ये हमने जो बड़ी जीवंत परंपरा हमारी थी उसको छोड़ दिया, जिसको दुनिया के सामने हम बता सकते थे कि हमारा नाटक ये है। और हमारे पास वो हमारा रंग मंडप भी अब नहीं है, जो भरत मुनि ने बताया वो भी हमने बना करके संसार को नहीं बताया कि ऐसा रंग मंडप भरत मुनि बताते हैं जिस पर के नाटक खेले जाते हैं। तो ये सब काम हमको करने हैं, और ये काम यहाँ पर अब होंगे। शुरुआत आपने कर दी है। अच्छा हुआ यहाँ आधुनिक दृष्टि से संस्कृत नाटक करने वाले और एकदम मॉडर्न थिएटर के भी व्यक्ति हैं। चन्न बसवेश्वर स्वामी हिरेमठ हैं और प्रसाद भिड़े हैं, बहुत अच्छी समझ है उनकी। संस्कृत नाटक वो निर्देशित करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जो आधुनिक रंगमंच है वो होता रहे, आधुनिक दृष्टि से नाटक खेले जाते रहे। लेकिन जो पारंपरिक रंगमंच भरत मुनि बताते हैं उसका तो पुनराविष्कार करना है, अभी उसको वास्तव में समझ करके खड़ा करना है। वो कार्य यहाँ किया जाना चाहिए। और जो उदाहरण दिए जाते हैं कि देखते देखते 150-200 सालों में भरतनाट्यम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पद्मा सुब्रमण्यम ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। देखते देखते ओडिसी, केलुचरण महापात्र और जो दूसरे गुरु हैं, सब नाट्यशास्त्र की परंपरा है। उसका एक अध्याय है, उसकी परंपरा इनमें गई है। तो 36 अध्याय में जो पूरी रंगमंच की परंपरा है वो कहाँ फलेगी फूलेगी। तो वो आना चाहिए। और मुझे आशा है कि यहाँ बहुत कुछ होता रहेगा लगातार, बहुत अनोखा विशिष्ट यहाँ नाट्यशास्त्र के केंद्र में होता रहेगा। जो प्रतिभागी हैं उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि वो इसी तरह से जुड़े रहेंगे इस परिसर से भी, और अन्य संस्थाओं से जो प्रतिभागी आए हैं वो संस्थाएं जुड़ी रहेंगी यहाँ से। तो ये परस्पर सहकार से इस परिसर का और भी अभ्युदय होता रहेगा यहाँ पर, और यहाँ का जो विभाग है ये आगे जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मंच पर उपस्थित विद्वान आदरणीय त्रिपाठी जी, रमाकांत जी, मोहंती जी और पूजा जी, सभागृह में उपस्थित सभी विद्वान, ज्ञानी, प्रतिभागी, और मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत आभारी हूं कि मुझ अज्ञानी को आपने इतने ज्ञानी लोगों के बीच में बोलने के लिए बुलाया, सिवाय इसके लिए कि मेरा चेहरा जाना पहचाना। इसलिए कि आप नाटक से जुड़े हैं। नहीं, वो तो ठीक है, नाटक से तो जुड़ा हूं। संस्कृत
विद्यालय का नाम आते ही पहले तो बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि संस्कृत जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी तो होता ही है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। और उनके बीच में बोलना, उनके बीच में कुछ कहना एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि तुच्छ हरकत होती। नाटक से मेरा बचपन से बहुत संबंध रहा है और संस्कृत से स्कूल में रहा है। जैसा कि वो एक बच्चे ने ये कहा कि बचपन से हम 8वीं तक पढ़ते थे, मैंने 10वीं तक पढ़ी, लेकिन पढ़ी क्या है, रटी है। क्योंकि संस्कृत जो थी सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय होता था, जिसमें 100% मिलता था। राम के रूप या जो भी कविताएं कुछ याद करते थे, कुछ लिखते थे। जब नाट्य शास्त्र के बारे में पता पड़ा, बहुत बाद में मालूम हुआ, जब मैं 1973 में श्री बाबा कारंत हमारे थिएटर गुरु की वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, तब नाट्य शास्त्र से मेरा थोड़ा सा परिचय हुआ था। बाद में आते आते उसको पढ़ा भी मैंने। तो मैं बहुत दिनों तक तो यही सोचता रहा, बहुत अरसे तक, कि नाटक का संस्कृत से क्या संबंध है। क्योंकि जैसा मुझे बताया, जैसा मैंने पढ़ा है और जैसा मैं जानता भी हूं कि नाटक की सबसे पहले हमारी जिंदगी में नाटक ही शुरू हुआ, उसके बाद म्यूजिक और नृत्य, ये सारी चीजें आती गई। नाटक की कोई भाषा नहीं थी। नाटक सिर्फ भाव भंगिमाओं से या बॉडी लैंग्वेज से किया जाता था। जैसे जंगल से कोई शिकार करके आया है कोई, जब जिस समय हमारी भाषा नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वो भाव भंगिमा से ही वो बताता था कि मैंने क्या किया, शिकार में ये मारा, ऐसा मारा, ये मारा, फिर आवाजें। तो ये हमेशा मेरे लिए एक बड़ा विषय रहा कि संस्कृत क्यों नाटक की भाषा और नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा गया है। इस पर मैंने बहुत सोचता था, विचार करता था कि नाटक की तो कोई भाषा होनी नहीं चाहिए, नाटक तो एक। फिर मैंने पढ़ा, उस पर ज्ञान प्राप्त किया, और आज राधा वल्लभ जी के व्याख्यान से और भी बच्चों ने जो सीखा है उसके व्याख्यान से मुझे समझ में आया कि नाट्य शास्त्र का क्या महत्व है हमारे रंगमंच रंगकर्म में। ये बात जरूर है कि हम पूरी तरह से रंगकर्म नाट्य शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, परंतु फिर भी उसका उपयोग मैं अवश्य करने की कोशिश करता हूं। उसमें जो रंगमंच निर्माण की जो विधि है उसको भी मैंने पढ़ा है, और कुछ उसका उपयोग शहीद भवन मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। हालांकि वो जगह थोड़ी एप्रोप्रिएट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें मैंने उपयोग करने की कोशिश की। एक बात जो मैं इतने सालों से रंगकर्म करते हुए, रंगमंच करते हुए, फिल्मों में, टेलीविजन में, जहां जहां करते हुए मैंने सोची है या सूझी है मुझे, कि रंगकर्म को, इस विधा को सामान्य जीवन से कैसे जोड़ा जाए। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ये एक मनोरंजन का साधन है, ये ज्ञानवर्धन है, ये संदेश या शिक्षाप्रद कहानियों को समाज में फैलाने का काम है। ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन रंगमंच को आम आदमी के जीवन से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो ताकत होती है, हमारी सबसे बड़ी जो होती है, वो दर्शक होता है। वो दर्शक बहुत सामान्य वर्ग का होता है, जिसमें हर प्रकार के विधाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि रंगमंच को सामान्य जन से, उसकी विधाओं से, उसके जो कार्यकलाप हैं, उसका जो प्रोफेशन है, उससे जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रचारित करता हूं कि रंगमंच व्यक्ति को क्या देता है, या कोई भी कलाएं व्यक्ति को क्या देती है। आप जिन कलाओं से कोई भी प्रभावित होता है, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करता ही है। आनंद के अलावा आनंद तो मिलता ही।
वो संवेदनशीलता प्राप्त करता है, वो कलाओं के प्रति उसका मन जो है बहुत नर्म हो जाता है, बहुत मोहक हो जाता है, और वही उसी का प्रयोग सामान्य जन में एक दूसरे के जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, समाज है, उनसे करता है, जिसकी हमारे देश को, हमारे संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और यही मेरा एक जिसको बोलते हैं ना, एक प्रण है कि मैं इसको सामान्य जन से कैसे लगाऊं, कैसे उसके साथ इसका ऐसा प्रयोग हो ताकि सारे लोग जो हैं वो रंगकर्म तो है ही, उसके अलावा सारी कलाओं से क्यों ना जुड़ जाए किसी भी रूप में। और उससे समाज में, हमारे पुराने राजाओं में आप देख लीजिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई होता था तो कवि होता था, साहित्यकार होता था, रंगकर्मी होता था, लेखक होता था। आप अगर हम कालिदास के समय की बात करें तो उनके उन रत्नों में कालिदास का बहुत महत्व था, क्योंकि उसकी जो कला थी, वो जो भी कहता था वो सबके लिए एक दिखाई जाती थी। अब ये मुझे पता नहीं है कि वो संस्कृत में उसका प्रदर्शन होता था उनके नाटकों का, तो कौन से दर्शकों के लिए होता था, सामान्य दर्शकों के लिए होता था जो संस्कृत भी जानते थे, या केवल दरबारियों के लिए होता था, या केवल मनोरंजन के लिए होता था। तो वो भी हमें बदलना है कि हमारे नाटक, हमारे साहित्य में कहानियों को, कथाओं को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए कि वो सामान्य जन के उपयोग में आने वाली कोई चीज बने, सिर्फ मनोरंजन का जरिया ना बने। ये मेरा हमेशा से एक रहा है, और वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे वाइस चांसलर ने भी कहा कि नाट्य शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसका प्रयोग तो करें, लेकिन उसको कैसे परिष्कृत किया जाता है, किया जा सकता है, उसका कैसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, ये हम अवश्य इस पर ध्यान दें, इस पर सोचें। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बोलने की मेरी औकात नहीं है। तो मैं आप सबको इस कार्यशाला के, नाट्य कार्यशाला के लिए सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राधा वल्लभ जी के साथ मंच साझा करने का मौका मुझे आज मिला है पहली बार, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। रमाकांत जी ने मुझे यहाँ आप सबके सामने 2 शब्द बोलने का एक बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यशाला की योजना आदरणीय गुरुवर त्रिपाठी सर के साथ बनी, और तब इस कार्यशाला को आयोजित करने का जो एक स्थान था वो लखनऊ केंद्र भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद हुआ। तत्पश्चात माननीय सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र और सर और सभी के सहयोग से इस स्थान को चुना गया। और निश्चित ही मुझे लगता है कि जब प्रकृति अपना निर्णय लेती है तो कुछ अच्छी चीज़ें ही उभर कर आती है, और वह परिणाम आज यहाँ आप सब लोगों के बीच में आ करके आपके साथ आपके अनुभवों को सुन करके, देख कर, समझ कर लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा और आदरणीय सर के अनुरोध पर यह स्थान भोपाल परिसर का यह विश्वविद्यालय केंद्र का रखा गया। एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस एक अच्छे सफल कार्यक्रम के लिए हम अभिवादन करें करतल ध्वनि से आदरणीय त्रिपाठी सर का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा निवेदन हम सब लोगों का स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की एक महत योजना है, एक उद्देश्य है कि वह भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को, उससे जुड़ी कलाओं को, विद्याओं को कैसे आगे बढ़ाए। और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के संयोजन में नाट्य शास्त्र जैसा जो एक शास्त्र है जो समायोजित करता है स्वयमेव अपने आप में संपूर्ण शास्त्रों को, जहाँ नीति शास्त्र से लेकर, अर्थशास्त्र से लेकर, राजशास्त्र से लेकर के नाट्य के सभी अंग उपांगों का अध्ययन जब हम समावेश करके करते हैं तो एक शास्त्र, एक अध्ययन अपने आप में वहाँ समाहित होता है। और एक ऐसे शास्त्र पर चर्चा करना, ना ही चर्चा करना बल्कि उसके प्रायोगिक स्वरूप को भी देख करके यहाँ जानने समझने का जो मौका माननीय आदरणीय त्रिपाठी सर के सानिध्य में हम आप सब लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ, उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। क्योंकि ये एक ऐसी परंपरागत पंक्ति के
मतलब कहना चाहिए कि एक ऐसे विद्वत हैं जो कि उस तरह से परिपोषित कर रहे हैं उस सांस्कृतिक उस पंक्ति को, जहाँ कर कि हमको लगता है कि अब वाकई इसके बाद क्या होगा ये जानने सोचने समझने के लिए। तो ऐसे महनीय व्यक्ति के साथ उनके सानिध्य में इस कार्यशाला का आयोजन हम सभी लोग कर सके। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि नाट्य शास्त्र का अपना एक विधान है, उसके अपने अलग अलग भाव हैं, और आप सब लोगों ने इस 10 दिवसीय कार्यशाला में उन सभी अंगों को विधिवत जाना, समझा, सुना, देखा। और साथ ही साथ इस कार्यशाला का आयोजन जब किया गया, आदरणीय रमाकांत पांडे जी से भी चर्चा लगातार होती रही, और एक अच्छे तरीके से इसका जो संयोजन हुआ वह भी अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि जब भी कल भी चर्चा हो रही थी कि आप लोगों के साथ में, जैसे आज मैंने भी सुना वादन का एक प्रस्तुति हुई, अलग अलग तरीके से मैडम ऐश्वर्या सभी के माध्यम से जब अलग अलग तरह से अंगों को उभारा गया, बताया गया और भावों को व्यक्त किया गया, तो यह भी एक सराहनीय विषय रहा। 67 प्रतिभागियों ने यहाँ पर इस कार्यशाला में अपनी प्रतिभागिता दी, जो अलग अलग प्रदेश से और इस पूरे राष्ट्र के अलग अलग विश्वविद्यालयों से यहाँ पधारे। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि मुख्य रूप से इस कार्यशाला का जो एक उद्देश्य था वो, इसलिए ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक प्रयोजन होता है किसी भी चीज़ को जब रचा जाता है, और उसके पीछे एक बड़ी परियोजना कार्य करती है कि इसके लिए हमें कैसे चलना। और सर ने उस सब में प्रतिभागियों का चयन भी वैसे ही किया जो वाकई पूर्णतः 100% रूप से इस शास्त्र को जान समझ करके और लाभान्वित हुए। तो ऐसे में ये चीज़ भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे प्रतिभागी जो इस परंपरागत रूप से इस शास्त्र को जान करके आगे बढ़ाएंगे और उससे अधिक अपना जो ज्ञान है उसकी वृद्धि को आगे लेकर के चलेंगे। जैसा कि अनुभव में भी आया कि नहीं, कई सारे लोगों ने अलग अलग, क्योंकि जानने समझने से परे है यह शास्त्र वैसे, तो जब दर्शन को लेकर के या संस्कृत को लेके ही हमारे परिमाण अभी सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो ऐसे समय में इस शास्त्र को अंततः विस्तार से जानना समझने का एक मौका मिला। उस सब में आप लोगों ने अपने अपने अनुभव भी यहाँ साझा किए, उसको भी जान करके अच्छा लगा कि गहराई से इस पूरे अध्ययन को किया गया, इस कार्यशाला में पढ़ा गया। और आप हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में भी एक अभिनेता विराजमान हैं। आप भी उसके व्यवहारिक पक्ष से इतने ज़्यादा गुजरते रहे हैं। हम सब में से कई सारे लोग आपके अभिनय को देख करके उससे प्रसन्न होकर के बहुत सी चीज़ों को से लाभान्वित हुए हैं। आपकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान करती है, आपका भी मैं अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सागम तले मुझे ये बात कहने में अच्छा लग रहा है कि आदरणीय सर और इस संस्था के निदेशक रमाकांत पांडे सर, मोहंती जी और सभी लोगों ने मिलकर के निश्चित रूप से इस कार्यशाला को एक सफलतम रूप दिया। आप सभी लोगों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं दार्शनिक अनुसंधान परिषद की तरफ से। क्योंकि आज इसी बात से अपनी बात खत्म करूंगी कि भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, और झूठ के इस माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। तो ऐसी बहुत सारी अभिव्यक्तियों से समाहित होता हुआ यह नाट्य शास्त्र आज यहाँ समापन के दिवस पर है। मुझे आप सब लोगों के बीच उपस्थित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ।